जब आधुनिक जीवन की रफ्तार असंतुलित हो जाती है तब लाइफस्टाइल डिजीजेस जन्म लेने लगती हैं। जी, और तो सवाल उठता है कि हम अपनी जीवन शैली को दुरुस्त कैसे रखें। आज हेलो डॉक्टर में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली और पारंपरिक चिकित्सा। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तेजिंदर। नमस्कार। आप वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक हैं, CMO म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ, CMO आयुष दिल्ली से। अच्छी सेहत के लिए एक डेली रूटीन होना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर तेजिंदर, आयुर्वेद तो हमेशा दिनचर्या पर फोकस करता है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए? आजकल जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जो जीवनचर्या से रिलेटेड बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, उसका मुख्य कारण है कि शहरीकरण हुआ है एक, तो उसकी वजह से भी लोगों ने अपना दिनचर्या को चेंज किया है। और आयुर्वेद में जो है ना, दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। हमको सुबह प्रातः उठना चाहिए सूर्योदय से पहले, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बच्चे सो रहे हैं 9 बजे तक भी, कई बार रात को 2 बजे तक हम काम कर रहे हैं। प्रातः उठकर फिर आप अपना दैनिक जो उसको करें, उसके बाद दंत धावन बताया गया है कि आप ब्रश करें, सब अपने शरीर को फिट रखें, सुबह नहाएं, फिर उसके बाद पूजा करें थोड़ी देर, ताकि मानसिक शांति मिले, आपको स्ट्रेस कम हो। इसके अलावा आप खान पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि खाना पीना जो है उससे भी बीमारियां होती हैं। आपका आचार विहार और आपका व्यवहार, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है दैनिकचर्या पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो डाइट ले रहे हैं वो डाइट कैसी हमारी हो, किस टाइम हो, हमारा जो खाने का समय है वो भी हमारा एक निर्धारित होना चाहिए कि हम समय ऐसा नहीं है कि हम रात को खा रहे हैं, 10 बजे के बाद खा रहे हैं, वो नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, लाइफस्टाइल को लेकर जो कॉमन डिजीजेस हैं, आप ऐसी कौन सी बीमारियां देख रहे हैं अभी जो ज़्यादा कॉमन हो रही हैं? देखिए, जो हमारी जीवन शैली है उस जीवन शैली पर आधारित अभी जो ये आधुनिक हम युग में जी रहे हैं, इसमें हमें चैलेंजेस कम्युनिकेबल डिजीज़ का कम हो रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक दूसरे से फैलने वाली हैं। इसमें हमें जो चैलेंज अभी आ रहा है वो आ रहा है जो हमारे जीवन शैली पर आधारित बीमारी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं कि दुनिया में टोटल जितनी डेथ्स हो रही हैं उसमें 71% डेथ जो है दैट इज ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और आप कह रहे हैं सोल्यूशन ये है कि अगर हम जीवन शैली दुरुस्त कर लें तो बच सकते हैं। अब इसमें जैसे मान लो जीवन शैली में मधुमेह रोग एक, जिसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ये एक जीवन शैली पर आधारित रोग है। सेकंड है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट की जो डिजीजेज हैं वो भी जीवन शैली पर आधारित हैं। थर्ड है कि हमारा जो वजन है शरीर का, जिसे हम एक वर्ड में कह देते हैं ओबेसिटी ही बेसिक बहुत सारी जो इस तरह की बीमारी हैं उसका आधार है। और आदमी को ये नहीं पता लगता कि मेरा शरीर कब स्थूल हो गया, कब मेरा शरीर में ओबेसिटी हो गई है, और कब वो जो ओबेसिटी है वो कैसे आगे जाकर डिफरेंट बीमारियों को जन्म देगी। मतलब ये कॉमन बीमारियां जो आजकल सीरियस रूप ले रही हैं। जी बिल्कुल। अगर इन बीमारियों के सॉल्यूशंस आप चाहते हैं, इनसे बचना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें। आप भी आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टर से अपने सवाल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर तेजिंदर, क्योंकि आपने आयुर्वेद में PhD की है और वो भी पाचन तंत्र में, और आपने कहा खान पान का ध्यान रखें, तो थोड़ा बताइए क्या ध्यान रखें खान पान का ताकि डाइजेशन ठीक से हो? आज की डेट में जो हाइपरटेंशन है जैसे, वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। मधुमेह बहुत ज़्यादा हो गया है, डायबिटीज़ टाइप 2 खासकर उसका, और या जो कार्डियक डिसऑर्डर जैसे सर ने बताया कि हो रहा है, तो जो CAD बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वो बढ़ रहे हैं। स्ट्रोक्स हो गया है। स्ट्रोक भी एक जो है ना, जो ब्रेन में कुछ एरियाज़ में जो है ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये जो मुख्य इसका, या कुछ कैंसर्स हैं वो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से हो रहे हैं। या COPDs हैं वो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से हो रहे हैं, जो कि लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हैं। तो मैं मुख्य रूप से जो लाइफस्टाइल की डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मधुमेह है, हाइपरटेंशंस हैं, ये हम डाइट से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो भी हमारी डाइट हो उसमें हम ये देखें कि जो सुपाच्य भोजन हो, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, और डाइट में जिसको हाइपरटेंशन है वो नमक वगैरह कम ले, या NaCl की बजाय कोई और नमक ले, क्योंकि जो हाइपरटेंशन है वो इससे बढ़ रहा है।
दूसरा क्या है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में। आज हम देखते हैं कि हर बच्चा जो भी एग्जामिनेशंस दे रहा है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, तो वो भी स्ट्रेस में है, उसको एग्ज़ाम की स्ट्रेस है, कुछ लोग वर्क प्लेस की स्ट्रेस है, कुछ लोगों को मीन्स कुछ ना कुछ स्ट्रेस आज के जीवन में है। हम उसको मैनेज करें, हम अपना आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाएं, कुछ सुबह व्यायाम जरूर करें, सुबह शाम का व्यायाम ज़रूरी है, और खाने में भी हम जो है कम मात्रा में घी और तेल का प्रयोग करें, बल्कि नेचुरल फूड जो है, जो प्रकृति से हमें मिला है, उसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। आज के मौसम में जो सलाद हैं उसको हम लें, उसका बड़ा फायदा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सौरभ द्विवेदी जी। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार भावना जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था दोनों डॉक्टर्स से, ये आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों थेरेपी है, तो दोनों में बेसिक फर्क क्या है? और मैं ये भी जानना चाह रहा था कि ये 50 इयर्स का मैं हो चुका हूँ, काफी मेरे केस जो है अभी काफी काले हैं, तो अभी तक हेयर डाई में बात नहीं किया है, तो क्या आयुर्वेद में कोई दिक्कत आता है जो नेचुरल हो? अभी तक मैं टाल रहा हूँ इस बात को। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहले तो आप बताइए, आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों आयुष का हिस्सा हैं, दोनों में कितनी सिमिलैरिटी, कितना अंतर? देखो, जो आयुर्वेद और होम्योपैथी है ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, और इन पद्धतियों में जितना भी दवाइयां बनती हैं वो सारी प्राकृतिक बेस्ड हैं। मैक्सिमम जो प्रकृति के प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से ये दवाइयां आगे बनती हैं। प्लांट बेस्ड भी हैं, और भी बहुत सारे बेसिस हैं दवाई बनने के लिए, पर प्रकृति से ही इसको लिया गया है। और इसमें सबसे खासियत बात ये है कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से आपको आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो दवाई खाने के बाद हमें दूसरी तरह की दिक्कतें आती हैं, वो इन अगर उचित चिकित्सक से ये दवाइयाँ खाई जाएं, सही मात्रा में खाई जाएं, तो कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। और सौरभ जी का जो दूसरा सवाल था डॉक्टर तेजिंदर, कि 50 वर्ष उनकी हुई है और उनके बाल थोड़े सफ़ेद हो रहे हैं, तो आयुर्वेद में इलाज है इसका? उसके लिए त्रिफला का वो सेवन करें, सुबह शाम जो है 2 ग्राम की मात्रा में त्रिफला खाएं, उससे उनको लाभ होगा। साथ में आयुर्वेद के माध्यम से आप दिनचर्या को अच्छा रखें, स्ट्रेस फ्री रहें जी, और नेचुरल फूड लें, तो उसका लाभ उनको मिलेगा जी। आयुर्वेद क्योंकि एक पुरानी भारतीय पद्धति है, आयुर्वेद लगभग इसको वेद शब्द से भी हम देख सकते हैं कि ये 5वां वेद माना गया है। पंचम वेद बोलते हैं आयुर्वेद को, तो काफ़ी प्राचीन है, लगभग 4000 साल पुराना हमारा आयुर्वेद चल रहा है जी। ऋग्वेद क्योंकि सबसे पुराने हमारी ग्रंथ माना जाता है, तो आयुर्वेद उसी का हिस्सा है वेदों का। तो इसमें पंचकर्मा उसको कैसे समझे, वो क्या होता है? पंचकर्मा बेसिकली हमारे शरीर के शुद्धिकरण के लिए है, कि हम शरीर में जो भी टॉक्सिन्स या जो भी हमारे शरीर में कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो उनको हम हर 6 महीने में या हर 3 महीने में अपनी बॉडी से निकालने के लिए एक वो प्रोसीजर है। उसमें कुछ पूर्व कर्म है, जैसे आप उसमें अभ्यंग है, स्वेदन है, ये पूर्व कर्म है। इसके अलावा पंचकर्मा में जैसे हमारी बॉडी में हम वात पित्त कफ के हिसाब से मानते हैं कि वात पित्त कफ 3 ह्यूमर्स होते हैं, तो उसको हम बैलेंस्ड उसमें रखें। जैसे होता है ना, सम दोष समाग निश्चय, सम धातु मलय क्रिय, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। तो जो हेल्थ की जो प्योर डेफिनेशन है उसमें हमारे यहाँ जो कहा गया है उसको हम बैलेंस्ड करें, कि हमारे दोष धातु मल क्रिया सब बैलेंस्ड हों, और हमारा मन और आत्मा हमारी प्रसन्न हो, तब हम स्वस्थ कहते हैं। तो ये कौन सी एज ग्रुप का व्यक्ति पंचकर्म ले सकता है? पंचकर्म कोई भी ले सकता है, ज़्यादातर जो 10-12 साल से बड़े हैं उसको पंचकर्म दिया जा सकता है। पंचकर्म में फिर हमारा वमन है, जैसे जो कफ की व्याधियां हैं, जो आज की मौसम है शिशिर और वसंत ऋतु का जो काल चल रहा है, उसमें हम वमन करा सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों को कफ से रिलेटेड डिजीज़ हैं जी। फिर पित्त की व्याधियाँ जो होती हैं, जैसे किसी को पेट में या जलन होती है या कोई एसिडिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम उनको विरेचन दे सकते हैं। या जो वात व्याधियाँ हैं जो कि एज के हिसाब से बढ़ती रहती हैं, उसमें कोई भी पेन है बॉडी में, जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं या कुछ और पेन है, तो उसके लिए हम
वस्ती चिकित्सा हम दे सकते हैं। वस्ती भी जैसे निरुवस्ती है या आस्थापन वस्ती है, वो हम दे सकते हैं। ओके, तो यानी कि जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने के लिए हम पंचकर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर, क्या होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी पद्धति है, कुछ ऐसी प्रक्रिया है? देखिए, होम्योपैथी खास करके बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि बच्चे एक तो कोई भी कड़वी दवाई है वो जल्दी से खाना नहीं चाहते जी। और होम्योपैथिक दवाई मीठी होती है, इसलिए बच्चे उसको ज़्यादा पसंद करते बड़े हैं। भी बड़े भी पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जो हम जाकर स्टॉप हो जाते हैं, उसके आगे कुछ सोच नहीं सकते। और उन रोगों में जो होम्योपैथिक उपचार है वो बहुत ही कारगर है। नहीं तो हाई बीपी की बात करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉमन है। हाई बीपी में होम्योपैथिक अच्छा इलाज है? हाई बीपी में होम्योपैथी का बहुत अच्छा इलाज है, पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि उसका फंडामेंटल कॉज क्या है। हमारे यहाँ फंडामेंटल कॉज और एक्साइटिंग कॉज दो को बहुत अहमियत दी गई है कि आपको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है। क्या आपके खान पान में बहुत ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल है? जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप जहां 2 बोतल तेल का इस्तेमाल करते हो तो 1 बोतल कीजिए। जी, एक फोन कॉल है, पहले जयंत जी के पास चलते हैं जयपुर से। हेलो, मेरा सवाल है कि ये जो बेमौसम के फल सब्जियां आते हैं, खान पान आता है, ये भी अपने जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं? जी डॉक्टर साहब। आजकल जो है ना, फूड ऐसा हो गया है कि 24 आवर्स और आपको पूरे साल मिल रहा है। स्कूल में सीखा था 365 दिन मिल रहा है। तरबूज जो है गर्मियों में मिलता है। लेकिन इसमें एक फार्मूला जो हमारे दादाजी बताते थे, वो कहते थे कि भाई वो फल लो जो सस्ता हो। उसका कारण क्या है कि वो उस टाइम पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा और उसका जो प्राइस भी होगा वो भी ठीक होगा। जैसे अगर आज के मौसम में भी आप थोड़े दिन पहले देखेंगे तो कुछ सब्जियां थी जो काफ़ी सस्ती थी, जैसे मटर है या आपका गाजर है या गोभी है। लेकिन अगर आप इसको 2 महीने बाद लेंगे तो उतना सस्ता भी नहीं मिलेगा। तो इसमें क्योंकि जनरल पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनके लिए तो यही है कि फ्रूट तो आप कोई भी खाएं, अच्छा ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं। लेकिन अपनी पॉकेट के हिसाब से भी खाएं और जो अच्छा लगे वो खाएं, कोई जी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को शुगर है तो वो किस तरीके के फ्रूट्स को अवॉइड करें? और जो आप वात, कफ और इसकी बात करते हैं, जिसको मधुमेह है, शुगर है टाइप 2, उन लोगों को मीठे फलों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसमें खासकर अंगूर है, चीकू है, इस तरह की चीज़ों को कम लें। हाँ, जामुन ले सकते हैं और उसकी गुठली का संग्रह कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश करके और उसको पीस के उसका चूर्ण अगर वो सुबह शाम 2 ग्राम लेते हैं तो वो घर में एज ए मेडिसिन भी यूज हो सकता है। डायबिटीज़ के लिए जामुन है, करेला है, करेले के बीज ले सकते हैं आप, करेले की सब्जी बनाएं, करेला लें। जी, इसीलिए आयुर्वेद में शर्टरस की बात की गई है। लेकिन मैं डॉक्टर शर्मा आपसे पूछना चाहूँगा कि हम किसी और पैथी में जब दवा लेते हैं तो वो पेट में जाके फिर घुलती है, लेकिन होम्योपैथी की दवा टंग पे ही असर कर जाती है। देखिए, ये ही एक होम्योपैथिक दवा की खासियत है कि जो हमारी टंग में सेंटियन नर्व्स होती हैं, उन नर्व से ही ये दवाई अब्जॉर्ब हो जाती है। और इस मतलब ऐसी भी हैं दवाइयाँ जो पेट में जाती हैं और वहाँ से भी अब्जॉर्ब होती हैं, पर मोस्ट ऑफ दी मेडिसिन्स जो हैं वो टंग से ही अब्जॉर्ब होती हैं। और उनका जो एक्शन है, अगर सही आपकी दवाई का सिलेक्शन हुआ है और सही ढंग से सही मात्रा में वो दवाई आपको दी गई है, तो कोई भी ऐसा जटिल रोग नहीं है जो होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकता। ये लोगों में एक मिथ्य है कि होम्योपैथिक बहुत लेट काम करती है, होम्योपैथिक बहुत दिन तक खानी पड़ती है, होम्योपैथी खाने के लिए आपको बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं, पर ऐसा कोई मतलब नियम नहीं है जिसमें ये कहें कि होम्योपैथिक बहुत लंबा खानी पड़ेगी। मैं आपसे परहेज के बारे में पूछूंगा। फिलहाल हंसराज जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। सर, मैंने अभी 12 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट कराया हुआ। हाँ जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक में भी इस तरह का कोई दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक में कौन प्रकाश वगैरह आते हैं या शरीर में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए। आपकी उम्र कितनी है हंसराज जी? मेरी 44 ईयर्स। 44। तो आपने 12 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। डॉक्टर साहब, ऐसे केसेस में आयुर्वेद मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल मदद कर सकता है। बल्कि किडनी के लिए आयुर्वेद में बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं।
उसमें आप गोखरू है, वरुण है, इस तरह की दवाएं आप लेंगे तो उसका फ़ायदा मिलता है। साथ में किसी अच्छे चिकित्सक को अगर पड़ोस में आपके आसपास है तो वहाँ दिखाएं और एक रेगुलर उसका चेकअप कराते रहें और इलाज कराएं। ये भी लाइफस्टाइल डिजीज हुई किडनी की, और होम्योपैथी में इलाज? देखिए, जो किडनी डिजीज़ हैं मोस्टली ये हमारी दिनचर्या पर ही निर्भर करती हैं। जैसे आपको मधुमेह रोग हो गया, उसका असर हमारे गुर्दे पर आ गया। आपको मान लो कोई लिवर में फैट डिपॉजिट हो गया है, जिसको हम कह देते हैं कि आजकल हर एक अल्ट्रासाउंड में आप देखोगे तो फैटी लिवर आ रहा है लोगों को। हर एक मतलब बच्चे को या किसी बड़े को देखते हैं तो उसको थायराइड पॉजिटिव आ रहा है। तो बहुत सारे लोग इन दवाइयों के ऊपर निर्भर हैं, और सारी की सारी दवाइयाँ जो भी हम मुंह से लेते हैं वो किडनी के द्वारा ही फिल्टर होके बाहर निकलती हैं। तो इसलिए उसका असर किडनी पर है ही है। तो किडनी में होम्योपैथिक दवाइयों का, मान लो किसी का क्रिएटिनिन बहुत हाई जा रहा है, तो उसको मतलब जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि उसको डायलिसिस होना है, तो उसको ऐसा ना किया जाए कि उसका डायलिसिस बंद कर दिया जाए और उसको किसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर शुरू कर दिया जाए। जो उसके लिए जरूरी है वो करिए, साथ में आप पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का जी सहारा जरूर ले सकते हैं। यहाँ पर अभी बच्चों की बात करेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी अगर वीक है, उसको बढ़ाना है, तो आयुर्वेद में एक स्वर्ण प्राशन की प्रक्रिया रहती है, तो उसके बारे में आप बताएं कि क्या है और कब से शुरुआत कर देनी चाहिए? स्वर्ण प्राशन जो है छोटे बच्चों को दिया जाता है। उसमें कुछ मात्रा में जो है ना स्वर्ण भस्म को हम खिलाते हैं उसको, बच्चे को, ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो और उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है बेसिकली वो बहुत अच्छा हो। उसका जो ब्रेन है वो इंटेलेक्चुअल लेवल उससे बढ़ता है। और स्वर्ण प्राशन बचपन से देते हैं हम छोटे बच्चों को, 2 या 3 बार हमें देना चाहिए। जी, इस समय लुधियाना चलते हैं जहां से अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन 2 थे एक्चुअली। एक तो ये था कि नमक और दही का सेवन बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, ये विरुद्ध आहार है। ऐसे ही मैं और भी जानना चाहता कोई और विरुद्ध आहार भी है क्या हमें नहीं लेने चाहिए अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखने के लिए? जी। और दूसरा, मेरे को रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी में क्या इलाज पॉसिबिलिटीज हैं? जी, किस चीज में कहा आपने सेकंड में? नमक दही और नमक दही के बाद सेकंड क्वेश्चन में कहा किसका इलाज? जॉइंट पेन्स। जॉइंट पेन्स। जी डॉक्टर साहब, देखिए बहुत सारे आहार हैं जो विरुद्ध आहार हैं। आयुर्वेद में इसके लिए पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, इसमें कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ खानी है, किस चीज़ के साथ नहीं खानी है, किस मात्रा में खानी है और किस मात्रा में हमको लेना है। जैसे अगर आप मूली और दूध अगर आज भी लेंगे, गर्म दूध लें और मूली लें, मूली खा के गर्म दूध पिएं, तो आपको वोमिटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल विरुद्ध आहार है। मछली के साथ भी दूध नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नमक और दही की बात है वो भी विरुद्ध है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ लोगों को ओक्सात्मय हो जाता है। ओक्सात्मय का मतलब है कि अगर वो कुछ सालों से उसी चीज़ को ले रहे हैं तो उनको वो सात्मय हो जाता है, एडेप्टेशंस हो जाती हैं उनकी बॉडी के उस हिसाब से। जैसे अभी हमारे देश में भी कुछ प्रदेश हैं, सौराष्ट्र है जैसे गुजरात, वहाँ पे कुछ लोग खाना खाने के बाद, मतलब हम तो जैसे मीठा लेते हैं मान लो सौंफ वगैरह, तो वहाँ पे नमकीन सौंफ भी लेते हैं। तो वो उनको ओक्सात्मय हो गया है। वहाँ कुछ सब्जियों में भी मीठा डालते हैं। डॉक्टर साहब, हम भी जब घर परिवार में रायता बनाते हैं तो दही में नमक पलता है, डालना नहीं चाहिए कायदे से दही और नमक? देखो ऐसा होता है कि दही में नमक नहीं डालना चाहिए, वैसे है ये रूल। लेकिन हमको, क्योंकि हम इसको काफी लंबे समय से खाते आ रहे हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं, तो वो ओक्सात्मय हो गया है, वो अडैप्ट हो गए हैं उस चीज के लिए, तो इतना उसका नुकसान नहीं है, ले सकते हैं। जहाँ तक आर्थराइटिस की बात है, जहाँ तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इन्होंने बोला है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, आयुर्वेद में इसको आमवात बोलते हैं। इसमें बॉडी में जब डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो उसकी वजह से कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। उन्हीं में से, क्योंकि आम बनता है, आम का पाचन अगर ठीक से नहीं होगा तो आमवात के चांसेस रहते हैं। इसमें आप जो है अपनी डाइट पे ध्यान दें, कुछ ऐसी खाना जरूर खाएं जिससे कि डाइजेशन फिट रहे, और शाम को 6-7 बजे के बाद खाना ना खाएं ताकि पाचन ठीक रहे, और जब भूख लगे तभी खाएं। ऐसा नहीं है कि हम हर 1 घंटे में कुछ खा रहे हैं,
क्योंकि डाइजेशन का जो साइकिल है उसको फिट रखना जरूरी है। मछली और दूध वाले में पूछना चाह रहा था, अगर मछली खाई तो कितना अंतर रखना चाहिए कोई दूध का प्रोडक्ट? कम से कम 1 घंटे का अंतर। 1 घंटे का, ओके। तो यानी कि जब हमें दूध लेना है, वैसे भी दूध लेने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक हम कुछ ना खाएं। हाँ जी। डॉक्टर, होम्योपैथी क्या कहता है कि किस में परहेज करें और कौन सी कॉम्बिनेशंस बिल्कुल ना खाई जाए? देखिए, होम्योपैथी में मतलब एक मिथ है लोगों का कि जी प्याज नहीं खाना चाहिए, कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए, और लहसुन नहीं खाना चाहिए या फिर होम्योपैथिक दवाई। देखिए, होम्योपैथिक दवाई मुंह के अंदर ही कार्य करती है, तो कोई भी अगर खुशबू या बदबू मुंह के अंदर होगी तो उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको चूसने में या उसको शरीर के अंदर जाने में वो सहायक नहीं हो सकती। और तंबाकू वैसे नहीं लेना, बिल्कुल। हाँ। सिगरेट ले रहे हैं तो होम्योपैथी असर करेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। और दूसरा मैं ये बता दूं कि ये जो स्मोकिंग है ये हमारा सबसे मतलब एक किस्म का मतलब डिजीज कॉजिंग फैक्टर बन गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो फेफड़े के कैंसर्स हैं या दूसरे कैंसर भी शरीर के हैं, वो तम्बाकू और तम्बाकू से संबंधित जो भी सेवन करते हैं वो उससे ही जनित हो रहे हैं। तो इसलिए तम्बाकू या तम्बाकू से बने प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको एकदम छोड़। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि हम धीरे धीरे छोड़ देंगे, आज हम 1 लेंगे, कल को हम नहीं लेंगे, परसों को हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। वो कल नहीं ये आएगा। कभी वो कल नहीं आता है। वो डिसीजन आपका स्टेट डिसीजन है, वो तुरंत तभी यही जीवन शैली का डिसीजन हमें लेना है। बहुत से सवाल आ रहे हैं, एक सवाल और लेते हैं। मोहम्मद तस्लीम है फोन लाइन पर। हेलो जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सवाल ये शुगर का होम्योपैथिक में दवा है कि नहीं कोई? ओके, शुगर में होम्योपैथी में कोई दवा? देखिए, शुगर में सबसे पहले तो आपका खान पान पर निर्भर करता है। दूसरा ये है कि शुगर भी कई तरह की है, जैसे टाइप 1 है, टाइप 2 है। अगर टाइप 1 की शुगर है आपको और आप इंसुलिन ले रहे हो तो आप इंसुलिन की जो डोज है उसको मेंटेन करने के लिए आपको डाइट रिस्ट्रिक्शन करनी ही पड़ेगी। दूसरा, अगर इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर है आपकी तो आपका इसका मतलब जो पैनक्रियाज है अंदर वो उतना इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा है जितना कि शरीर को चाहिए, तो इसलिए आपको रेडीमेड इंसुलिन दिया जा रहा है। तो एक तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं उनको चाहिए कि वो डॉक्टर की परामर्श में लगातार रहें, खुद से कोई दवाई ना खाएं। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं जिसको हम डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं, डायबिटीज 2 टाइप के लिए होम्योपैथिक दवा जो है वो कारगर है। पर मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा कि जो लोग दूसरी दवाइयाँ साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो कि कोई आदमी 3 गोलियां डायबिटीज की खा रहा है और वो खुद से अगर होम्योपैथिक दवाई लेनी शुरू कर दी और वो गोलियां बंद कर दी तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। होम्योपैथी से वो कवर हो जाएगा पर उसमें टाइम लगेगा, वो दवा को टेपर करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये आ रहा है कि क्योंकि मीठी गोलियां हैं और डायबिटीज में भी होम्योपैथी फिर मीठी गोलियां, तो ये कैसे कारगर साबित होगा? देखिए, ऐसा है कि जो ये गोलियां होती हैं ये जो गोलियां हैं ये प्योर ग्लूकोज नहीं है। ये जो जैसे हमारी चीनी होती है उस तरह का ग्लूकोज नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। ये गोलियों का जो नेचर होता है ये कुछ और होता है और उसमें शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। जी जी बिल्कुल। चलते डॉक्टर साहब क्या टिप्स देंगे ताकि हमारी जीवन शैली अच्छी रहे? जीवन शैली के लिए सबसे पहले अपने आहार, आचार, विचार और व्यवहार को ठीक रखें, हमेशा प्रसन्न रहें, कम से कम स्ट्रेस लें, भोजन में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे सब्जियां, फल, इनको ज़्यादा मात्रा में लें, नमक को थोड़ा कम करें और हमेशा प्रसन्न रहें, अच्छे विचारों के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। इस तरह से आप रहेंगे तो खुश रहेंगे। प्रसन्न रहने से हमें स्वास्थ्य लाभ होगा, जीवन शैली अच्छी रखने से हम लोग हेल्थी रहेंगे। आज कार्यक्रम में आके बताने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा आपका, डॉक्टर तेजेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।